सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान हम लोग करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ये सभी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके अभी हम लोग के सर पे है 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम, और अब 69वीं बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने का पैटर्न चालू हो गया है कि सभी क्वेश्चन कंसेप्ट पे बेस्ड रहेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन बनेंगे। इस सीरीज़ को अगर आप लोग कर लेते हैं तो 90 से 95% आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे। 5 से 10% कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में किसी से नहीं बनता है, या बनता है तो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, या हो सकता है कि वे आपके अदर क्वेश्चन को भी अफेक्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। पादप एवं जीवों के लिए अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन की बात की जा रही है। दोनों में से कौन है जो लाभकारी है? तो हम लोग को दोनों के बारे में पता होना चाहिए। लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। मानव के बारे में बात करते हैं तो मानव क्या है, लैंगिक जनन करता है। वहीं अलैंगिक जनन में पेड़ पौधे पुष्प सभी आते हैं। तो पेड़ पौधे पुष्प के आकार और कलर या आदि बाकी जो चीज़ें होती हैं समान होती हैं। तो वहीं लैंगिक जनन में हम लोगों में सिमिलरिटी तो होती है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान सकें। तो ये लैंगिक जनन क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी हो जाएगा, तो यानी अकथन सही हो जाएगा। पौधे एवं जंतुओं के जनन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली संकरण विधि से केवल वांछित जीन का ही समावेश होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या उससे जो हम लोग चाहते हैं वही बन पाता है? केवल की बात कर दिया है, यानी 100% तो हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सिक्योर नहीं हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। उत्तर केवल ए दिया है। केवल पहला कथन सत्य है। अलैंगिक जनन आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा भिन्नता व विशिष्ट आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से भिन्नता यानी विभिन्नता उत्पन्न होती है, अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अधिक फायदेमंद है, जिसकी हम लोगों ने बात की थी कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। दूसरा कथन असत्य है। परंपरागत संकरण की विधियाँ जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी होती है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेशन व गुणन भी होता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकी में जीन क्लोनिंग एवं जीन अंतरांतरण का पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग कैसे क्लोनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। किससे किया जाता है? तो बीटा कैरोटीन, प्रतिबंधन एंजाइम, प्लाज्मिड या कैटेलेज। तो इसमें इस्तेमाल कौन सा होता है? प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी। आंसर बी है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटने के लिए आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग याद रखेंगे कि आणविक कैंची भी कही जाती है किसको? प्रतिबंधन एंजाइम को। तो किसका प्रयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है प्लाज्मिड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उत्तर की व्याख्या करते हैं हम लोग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रूप से प्लाज्मिड
बैक्टीरिया कोशिका तथा कुछ यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड द्विकुंडलीय छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है जो कोशिका के क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है। प्लाज्मिड डीएनए संवाहक, जो वेक्टर कहलाता है, की तरह कार्य करता है। जिस तरह से मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित करता है, ठीक उसी तरह प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीव में पहुंचाया जाता है। तो ऐसे काम करता है हम लोगों का प्लाज्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक पदार्थों, जिसमें आते हैं डीएनए व आरएनए, के रसायन में परिवर्तन करके इसे परपोषी जीवों, जिसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी यानी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग व जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन का चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्मजीवों के उच्चतर जीवों में। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि पौधों की विभिन्न जातियों में भी ये काम करता है, जबकि जंतुओं से पौधों में भी ये काम करता है, और सूक्ष्मजीवों से उच्चतर जीवों में भी ये काम करता है। यानी सभी ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से जीनों को पौधों की विभिन्न प्रजातियों, जंतुओं से पौधों या पौधों से जंतुओं तथा सूक्ष्मजीवों से उच्चतर जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना मानव ने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा है, जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी। जीवाणु और विषाणु जानते थे कि सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे वैसा चाहते हैं। वैसे करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है? एमिलाइड, प्रीकर्सर प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूट्रिक अम्ल, एड्रीनल। तो जो डीएनए होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर सी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, जिसको डीएनए के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग किया जाता है डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए। जीन व डीएनए खंड को काटने के बाद उनको आकार अनुसार अलग करने के लिए, मानव के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीवों को क्लोन बनाने के लिए, पौधों की कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश कराने के लिए। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में अभी हम लोग देखे हैं। तो क्या करते हैं, उसमें पुनर्योगज डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
ऑप्शन की बात करें तो आंसर डी है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए का प्रवेश कराने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म अंतः प्रेक्षण यानी माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका केंद्रक के भीतर अंतः क्षेपित किया जाता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है। वहीं दूसरी विधि है जो पौधों के लिए उपयोगी है। पौधों की कोशिकाओं पर पुनर्योगज डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं, यानी बम्बेरिंग ऑफ जीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होने चाहिए। तो ये बात तो सही है कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो शुद्ध होना चाहिए। वहीं दूसरा ऑप्शन है, जीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए डीएनए पर स्थित होते हैं। तो ये भी बात सही है कि जीन जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन यानी डीएनए पे क्या होते हैं, गुथे हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है, यानी 1 और 2 सी आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी में है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित यानी रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु या कोशिकाओं द्वारा पादप या जंतु जो लाइसोजाइम यानी जीवाणु का होता है, सेलुलोज जो पादप कोशिका में होता है, काइटिन जो कवक के होते हैं, जैसे एंजाइमों द्वारा संसाधित किए जाते हैं। जबकि डीएनए जो जीन होता है, डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। वे हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ गुथे होते हैं।